चलिए आज पढ़ते हैं श्वसन और गैसों का विनिमय। हम एनसीईआरटी की बुक की शुरुआत तो डाइजेशन वाला जो चैप्टर था उसी से हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अपनी भाषा ऐड कर दी थी। मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस था, वैसे तो पूरा एनसीईआरटी बेस ही था, मगर फिर भी ये टोटली पूरा एनसीईआरटी पर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे जितने भी चैप्टर चलेंगे वो पूरे टोटल एनसीईआरटी बेस ही चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अपन ने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया है ना, अब ये श्वसन और गैसों का भी। ठीक है, अब देखिए जो सभी पोषक पदार्थ होते हैं है ना, पहले साधारण भाषा में अपन श्वसन समझेंगे ना, जो श्वसन की जरूरत क्या होती है, क्या है ना। तो जो सभी पोषक पदार्थ होती है, सभी पोषक पदार्थ, जैसे अपन खाना खाते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज, है ना। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। इसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी, ऑक्सीजन। यानी O2। अब इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। अब तोड़ने के लिए तो पड़ी, लेकिन क्यों, क्यों, क्योंकि विभिन्न क्रियाओं से क्या होता है हमारे शरीर में, जो जैसे अपन ने खाना खाया है ना, तो उसमें से जो ग्लूकोज बना, अब जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो वो ग्लूकोज को तोड़कर क्या बना देगी, ऊर्जा प्रदान कर देगी। क्या कर देगी, ऊर्जा दे देगी, जिससे हमें विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें, ग्लूकोज को जो ऑक्सीजन तोड़ती है तब प्राप्त होती है वो ऊर्जा। तो विभिन्न क्रियाओं के लिए, विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, जब विभिन्न क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमने तोड़ दिया ग्लूकोज को, अब ग्लूकोज टूटा तो किसमें टूटा, CO2 और H2O में। अब जो CO2 बनी, अब इन क्रियाओं से क्या होगा, उपयुक्त जो क्रिया है, जो विभिन्न क्रिया है ना, ये क्रिया है, इनसे क्या होगा, उपयुक्त क्रियाओं से किसका निर्माण होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये क्या होती है, हानिकारक होती है, तो हमें इसको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। ठीक है, कैसी होती है ये, हानिकारक, है ना। तो CO2 कैसी होती है, हानिकारक शरीर के लिए, तो इसको क्या होगा, शरीर से बाहर निकालेंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब CO2 अंदर ली और नहीं, O2 अंदर ली हमने, श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या हमने O2 अंदर ली, और जो विभिन्न क्रियाएं हुई उनके द्वारा CO2 को क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ O2 और CO2 के आदान प्रदान को भी हम क्या कहते हैं, श्वसन कह देते हैं। नॉर्मल सी बात समझ में आ रही है, O2 और CO2 के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, श्वसन कह देते हैं। वायुमंडल से O2 लेना, है ना, और कोशिकाओं के द्वारा CO2 को वातावरण में पहुंचाना, इनका जो आदान प्रदान है यानी विनिमय है, वो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इस क्रिया को क्या कह देते हैं, हम श्वसन कह देते हैं, है ना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी बात समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ एक चीज देखो, उपयुक्त क्रियाओं से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है, मुक्त, ये नहीं लिखा अपना है, मुक्त यानी निकलना, है ना, निकलती है। तो वो कैसे होती है, शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए अपन इसको बाहर निकाल देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए अब देखते हैं श्वसन की डेफिनेशन, है ना। इतनी बात तो समझ में आएगी, O2 CO2 का आदान प्रदान होता है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, इसे कहते हैं श्वसन, है ना। अब वायुमंडलीय O2 तथा कोशिकाओं से उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान यानी विनिमय की प्रक्रिया को श्वसन यानी ब्रीदिंग, सामान्य भाषा पर श्वसन यानी रेस्पिरेशन शब्द का उपयोग करते हैं ना, श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। वायुमंडलीय O2, है ना, और कोशिकाओं से उत्पन्न CO2, है ना, इनके आदान प्रदान यानी विनिमय की प्रक्रिया क्या कहते हैं, श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। अब श्वसन नॉर्मल देखो एक अभिक्रिया के द्वारा, वैसे ही नॉर्मल बना दी है मैंने ऐसे ही। तो देखो वायुमंडल है और सेल से, वायुमंडल से क्या जा रही है O2 और सेल से क्या आ रही है CO2, इस विनिमय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कह देते हैं। ये सबसे शॉर्ट है ना, ये क्या सबसे शॉर्ट है, इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन कहते हैं। अब तो आपकी श्वसन समझ में आ ही जाए, अब तो, और अब भी ना आए तो वीडियो को 2-4 बार देख ले, फिर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए श्वसन अंग, सभी में जो श्वसन अंग है, कुछ जीवों के श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ में विसरण विधि यानी शरीर की जो ऊपरी सतह होती है उसके द्वारा होती है श्वसन, कुछ में गिल्स के द्वारा होती है, कुछ में ट्रैकिया के द्वारा होती है यानी श्वसन नलिका द्वारा, और कुछ में के फेफड़े के द्वारा होती है। स्तनधारियों में किस द्वारा होती है, फेफड़ों के द्वारा होती है। तो शरीर की सतह विसरण के द्वारा किन में होता है, पोरिफेरा स्पंज होती है उनमें, प्रोटोजोआ में, सीलेंट्रेटा में, और चपटे क्रमी यानी प्लेटियलमंथीज में। इनमें जो होता है सो श्वसन शरीर की सामान्य सतह यानी ऊपरी सतह के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा, ठीक है। और क्लोम अथवा गिल्स, क्लोम अथवा गिल्स के द्वारा किन में होता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और सभी मछलियों में और जलीय प्राणियों, ठीक है। इनमें जो होता है वो क्लोम अथवा गिल्स के द्वारा होता है। अब केचुआ, केचुआ में क्या होता है, शरीर की सामान्य सतह से भी हो जाता है श्वसन और गिल्स के द्वारा भी हो जाता है, शरीर की सामान्य सतह से भी हो जाता है गिल्स के द्वारा। केचुआ की सतह देखी होगी आपने, ऐसे कैसी होती है, बहुत ही पतली पतली, है ना। तो उस पर शरीर की सामान्य सतह से भी वो क्या श्वसन कर सकता है केचुआ, है ना, और गिल्स से भी कर लेता है कभी कभी, है ना, तो वो दोनों से कर लेता है। अब चलिए देखते हैं ट्रैकिया के द्वारा किन में होता है श्वसन, और फिर फेफड़ों के द्वारा किन किन में होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते, श्वसन नलिकाओं या ट्रैकिया के द्वारा किन में होता है, ज्यादातर कीटों में होता है। कौन कौन से कीट हैं ज्यादातर हम देख लेते हैं, कॉकरोच है, टिड्डा है, मकड़ी है, शतपाद यानी कण खजूरा है। इनमें क्या होता है, श्वसन नलिकाओं यानी ट्रैकिया के द्वारा इनमें श्वसन होता है। फेफड़े का फुफ्फुस है, फेफड़े का फुफ्फुस के द्वारा किसमें होता है, एम्फीबिया, जिसमें मेढक आ जाते हैं, है ना, मेढक से संबंधित रहते हैं। अब मेढक में क्या होता है कि जब ये पानी में जाता है तब तो किससे करता है, तो छाछ से कर लेता है ना, और जब ये जमीन पर रहता है तब ये फेफड़ों से कर लेता है। और उभयचर है ना मेढक, एम्फीबिया कहते हैं उभयचर को, जो पानी में और स्थल पर दोनों पर रह सकते, जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं, है ना। सरीसृप, इसमें सांप वगैरह आ जाते हैं, पक्षी एवीज, है ना, स्तनधारी और एवीज, है ना, पक्षी वर्ग आ जाता है इसमें। स्तनधारी, स्तनधारियों में क्या होता है, पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। जो स्तनधारी होते हैं उनमें क्या होता है, पूर्ण विकसित पाया जाता है श्वसन तंत्र। अब चलिए अपन आगे पढ़ते हैं मनुष्य में जो श्वसन तंत्र है उसको, है ना, कैसे कैसे हमें श्वसन जो है वो O2 शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके शॉर्ट ले लो, चलो आगे चलते हैं। देखिए हम ये पढ़ेंगे कि अब इनमें से होकर कैसे श्वसन प्रवेश करती है, और इसके आधार पर मैंने इनको डिवाइडेड कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो श्वसन है वो बाह्य नासा छिद्र के द्वारा प्रवेश करेगी। बाह्य नासा छिद्र के द्वारा प्रवेश करने के बाद वह नासा मार्ग से होते हुए नासा कक्ष में जाएगी, फिर ग्रसनी, अब ग्रसनी में या नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी, है ना,
और यहाँ पे ही होता है एपिग्लोटिस, जो मैंने बताया था आपको पहले, है ना। तब जब वायु आती है तब क्या होता है, वो मुख ग्रसनी वाले पार्ट को बंद कर देता है, एपिग्लोटिस जो होता है ना। तो खाना कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, मुख ग्रसनी यानी उसमें चला जाता है, ग्रासनाल में, है ना। और जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, मुख ग्रसनी वाले पार्ट को बंद कर देता है और श्वास कहाँ चले जाते हैं, श्वास नली में चली जाती है ना। तो ग्रसनी जो है वो मुख यानी जो वायु है और जो भोजन है उसका क्या है, एक मार्ग है, दोनों का मिला मार्ग है एक, है ना। दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग कह सकते हैं, एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ग्रसनी जो है वो वायु और भोजन का क्या एक उभयनिष्ठ मार्ग है, और आगे डिटेल में अभी पढ़ेंगे, है ना। कंठ, फिर लैरिंग्स, है ना, जिससे जो आवाज निकलती है हमारी कंठ यानी लैरिंग्स यानी फेरिंग्स से निकलती है, लैरिंग्स निकलती है। ग्रसनी को ही हम फेरिंग्स कह देते हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र में पढ़ते हैं तब ग्रसनी को क्या कहते हैं, फेरिंग्स कह देते हैं, और कंठ को क्या कहते हैं, लैरिंग्स, है ना। फिर आते हैं श्वास नली यानी ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, है ना, इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ब्रोंकस बन जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं ना शाखाओं में। फिर आती है कूपिका नलिका यानी एल्वेलाई डक्ट, ठीक है। फिर आती है एल्वेलाई, है ना। अब एल्वेलाई जो होती है यानी कूपिका है जो होती है वो सबसे फेफड़े की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो फेफड़े होते, फेफड़े की जो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कूपिका यानी एल्वेलाई। जैसे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है ना, कोशिका होती है, वैसे ही फेफड़े की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कूपिका यानी एल्वेलाई होती है। यहीं पर क्या होता है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है वो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाती है एल्वेलाई में, ठीक है। और जो फुफ्फुस सिरा होती है वो शुद्ध रक्त को यानी O2 जनित रक्त को, जो फुफ्फुस धमनी लाई थी वो कैसा लाई थी, अशुद्ध था, उसमें क्या था, CO2 था। अब वो CO2 यहाँ निकाल दिया जाएगा, है ना, और O2 उसमें डाल दिया जाएगा रक्त में, उसे क्या लेगी, फुफ्फुस सिरा लेगी और पूरे शरीर में फैला देगी, ठीक है। वो क्रिया जो होती है वो कूपिका यानी एल्वेलाई में ही होती है, ठीक है। इसके शॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो एक एक नाम पता होगा ना आपको, फिर एकदम अपन फ्लो में चलते जाए, ठीक है। अपन फ्लो चार्ट में देखेंगे इस क्रिया को, है ना, इसलिए मैंने नाम पहले लिखा दिए। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए बाह्य नासा छिद्र, ये बाह्य नासा छिद्र होते हैं आपके, है ना, इनके द्वारा वायु क्या होती है, O2 शरीर में प्रवेश करती है ना, O2, ठीक है, ऑक्सीजन, है ना, यानी वायु, ठीक है। नासा मार्ग की तरफ प्रवेश करती है। नासा मार्ग में क्या होते हैं कि रोम यानी बाल जैसी संरचना होती है, जो क्या होते हैं, जो वायु के साथ आई हुई धूल के जो कण होते हैं उनको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, है ना। अब नासा मार्ग में ही क्या होती है, एक श्लेष्मा ग्रंथि होती है ना। श्लेष्मा ग्रंथि क्या करती है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, जिससे धूल के जो कण हैं और भी जो बाल नहीं रोक पाए थे उनको, बहुत ही महीन थे, तो उनको क्या करती है, श्लेष्मा चिपका देती है अपने साथ में, है ना ना। तो श्लेष्मा चिपका देती है तो वहां क्या होता है, धूल मिट्टी क्या होती है, रुक जाती है ना। अब नासा मार्ग के बाद नासा कक्ष में जाकर नासा ग्रसनी या ग्रसनी, है ना। जो ग्रसनी यानी फेरिंग्स वाला पार्ट होता है वो भोजन और वायु का अवयनिष्ठ मार्ग होता है, जिससे मैंने पहले बता चुकी हूँ, है ना। अब ग्रसनी यानी फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हम कंठ यानी लैरिंग्स में आते हैं। लैरिंग्स में क्या होता है, यह उपास्थि में पेटिका होती है, इसमें ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है। जो लैरिंग्स होती है यहाँ पे कंठ में, लैरिंग्स वो ध्वनि उत्पादन में क्या करती है, सहायता करती है इसको, इसलिए इसको ध्वनि पेटिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि पेटिका कहते हैं। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार कंठ छत्ती यानी एपिग्लोटिस, है ना, एपिग्लोटिस में खुलती है ना। तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि भोजन को आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए वहां क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है ना। एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन निगलते समय एपिग्लोटिस के द्वारा भारी जो आहार ग्रसनी वाला पार्ट है उसको क्या करता है, बंद करता है, कंठ वाले पार्ट को, तो जिससे क्या होता है, वो वायु है
वो किस में चली जाती है, कंठ में चली जाती है, कंठ में चली जाती है और इसमें भोजन नहीं जा पाता है ना। बंद कर देगा एपिग्लोटिस तो क्या है, इसमें वायु चली जाएगी और जिस भोजन का मार्ग वहां पर भोजन चला जाएगा। ठीक है, तो भोजन निकलते समय क्या होता है, एक पचली त्वचा कंठ छद है ना, एपिग्लोटिस, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर सके है ना, बंद कर देता है ना। किसको बंद कर देता है, इस कंठ को है ना, इससे जो आहार है यानी भोजन है वो ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर सके, बंद कर देता है। ये चीज नहीं लिख पाई है ना, आप अपने में लिख लेना। कंठ को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो वाले कंठ को आच्छाद कर देता है या कंठ छद है ना, ऐसे लिख देते, कंठ को आच्छाद यानी बंद कर देता है ना। ठीक है, कंठ वाले पार्ट को आच्छाद यानी बंद कर देता है कौन, एपिग्लोटिस, जिससे क्या है कि आहार यानी भोजन जो है वो ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर पाए और किस में चला जाए, ग्रासना में चला जाए है ना। और जब कभी कभी कर जाता है प्रवेश तो क्या होता है, हमें ठसा लग जाता है, फंदा लग जाता है ना, और जो खाना है ना, कभी कभी नाक के द्वारा मुंह के द्वारा बाहर निकलने लगता है, वो इसी कारण होता है कि वायु के मार्ग में भोजन चला जाता है, इसलिए ऐसा होता है ना। तो कंठ यानी लैरिंक्स है ना। अब आते हैं श्वास नली, कंठ की बात करते हैं, श्वास नली यानी ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, एक सीधी नलिका है। आगे जाकर हम क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे क्या, डायग्राम ना, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनियों में बढ़ जाती है। अब जो ट्रेकिया है वो किसमें बढ़ जाएगी, दो शाखाओं में बढ़ जाएगी, दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनियों में बढ़ जाती है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, फिर श्वसन नली से जो भी डिवाइडेशन है वो अगली वीडियो में पढ़ते हैं और जो अपन वो देख लेंगे इसका क्या डायग्राम, तो और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।